नजर आ रहा है ना? पहले रोड जो थी वो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल थी, फिर क्या हो गई? रोड इंक्लाइंड हो गई। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जो कि इसमें नहीं पूछा हुआ, स्टेट इसके साथ लिख लो। अच्छा, आई थिंक पूछा हुआ है कि फ्रिक्शन का चेंज बताओ, है ना? ऊपर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन? आई थिंक वही चल रहा है ना। फ्रिक्शन चेंज होगी या नहीं होगी, वही चल रहा है। तो बताएं, जब गाड़ी फ्लैट रोड से जाएगी इंक्लाइन रोड पे, फ्रिक्शन सेम रहेगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? प्राचा साहब अगर आप बताएं, गाड़ी जाती है फ्लैट रोड से इंक्लाइन रोड पे। पहला ऑप्शन, फ्रिक्शन विल रिमेन सेम। दूसरा ऑप्शन, फ्रिक्शन विल इंक्रीज। तीसरा ऑप्शन, फ्रिक्शन विल डिक्रीज। क्या कहोगे? सेम रहेगी। आप क्या कहते हैं? सेम रहेगी। हाजरा बेटा, आप क्या कहती हैं? जल्दी बेटा जल्दी। इशाल नूर, आप क्या कहती हैं? सेम। फ्रिक्शन विल डिक्रीज। फ्रिक्शन विल डिक्रीज। बेटा, जब आप इंक्लाइन रोड पे जाएंगे फ्रिक्शन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वजन कम पड़ेगा। जब आप इंक्लाइन जगह पे जाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाती है। कौन सी फोर्स कम हो जाती है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगी तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये जरा मैं कनेक्ट कर दूं, फिर शुरू करते हैं। बेटा, वो इसलिए कम हो जाएगी कि जितना कोई इंक्लाइन जगह होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतनी कम हो जाती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द मैक्सिमम ऑन अ फ्लैट सरफेस। इफ द सरफेस इज इंक्लाइंड, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल डिक्रीज। ठीक? जितना आप इंक्लाइन जगह पे जाते जाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाती है, वजन कम पड़ता है। ठीक? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन जगह पे जाके कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं आपसे ये बात पूछ रहा था, देखें, फर्ज करें गाड़ी यहां पे थी, कोई बस थी, ट्रक था, कोई चीज थी, वो यहां पे थी। जब वो यहां से यहां पे चली गई, ठीक है, जब वो यहां से यहां पे चली गई, तो उसका वेट तो उतना रहेगा, लेकिन जो रोड से उस पे पुश पड़ना था, ये मैं समझाने के लिए वैल्यूज लिख देता हूं। फर्ज करें यहां से जो पड़ रही थी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो यहां पे जाके डिक्रीज हो जाएगी। जितना कोई सरफेस इंक्लाइंड होती जाती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम होती जाती है। फर्ज करें यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स थी 500 इस व्हील के ऊपर और 500 इस व्हील के ऊपर, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हो सकता है यहां पे जाके 300 हो जाए। तो आपने क्या बात सीखी? कि जब कोई बस या ट्रक इंक्लाइन जगह पे जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आती है बात समझ? अच्छा, अब फ्रिक्शन पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन विल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे साथ लिख लो। लिखो कि, ये मेरे साथ ही लिखो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल डिक्रीज, फ्रिक्शन विल डिक्रीज सिंस डैश। इस डैश पे क्या लिखा जाए? फ्रिक्शन के डिक्रीज होने की रीजन। तो फ्रिक्शन विल डिक्रीज सिंस नॉर्मल, सिंस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल ऑल्सो, क्या हो जाएगी बेटा? विल ऑल्सो डिक्रीज। बात को समझ लो। तो आपने इस एग्जांपल में क्या सीखा? कि अगर कोई गाड़ी इंक्लाइन रोड पे जाती है तो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कम हो जाती है। आगे समझ? और उर्दू में जिसको हम वजन कहते हैं, उसको इंग्लिश में वेट कहेंगे या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इंक्लाइन जगह पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाती है। जितना इंक्लाइनेशन बढ़ता जाएगा, उतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ज्यादा कम होती जाएगी। लिख ली सारी बात? अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस दो अलग चीजें हैं। अच्छा, मैंने कल ग्रुप के अंदर वो एक पैराग्राफ पोस्ट किया था अबाउट फ्रिक्शन के फैक्टर्स, पढ़ा था कुछ बच्चों ने? क्या पोस्ट किया था? कि फ्रिक्शन से रिलेटेड जो पहली बार रिसर्च हुई थी वो कब हुई थी? 1500 एडी में। उसके बाद फिर रिसर्च हुई थी 1650 एडी में। वो कूलम ने की थी और एमोंटन ने की थी। पढ़ लिया था सारा? तो उन्होंने यही बात बताई थी जो हमने कल पढ़ी थी। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर्स बताओ जल्दी से। हाँ जी, एरिया ऑफ कांटेक्ट और स्पीड। तो लिख लो। लिखो, एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, एयर रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, अली भाई आपको मैंने को होस्ट बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ? ठीक है, तो आप जरा बच्चे तो ऐड करते रहें। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स
ये नोट्स आज हमने कंप्लीट करने हैं, फिर इसकी मैं वर्कशीट भेजूंगा विद वीडियो सॉल्यूशंस। इसके वीडियो सॉल्यूशन मैं बना चुका हूं, बस नोट्स कंप्लीट होंगे फिर फॉरन वर्कशीट भेजूंगा। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश। उमर क्या लिखना है, दो फैक्टर कौन से हो गए? हाँ, एक फैक्टर हो गया एरिया ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? स्पीड। ये दो फैक्टर हो गए। नेक्स्ट वन देखो जल्दी से। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन एयर। कोई चीज है वो एयर में फॉल कर रही है। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन एयर। लिस्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट और नेट फोर्स। कोई चीज एयर में फॉल कर रही है, उस पे कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? उस पे फोर्सेस होंगी वेट और एयर रेजिस्टेंस, और रिजल्टेंट फोर्स होगी वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि वेट होगा मोशन की डायरेक्शन में। फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग बना दो साइड पे। फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। अगर ये फॉल कर रहा है तो इसका मोशन किस तरफ होगा? अगर ये फॉल कर रहा है तो इसका मोशन होगा नीचे की तरफ। अगर इसका मोशन है नीचे की तरफ तो दो फोर्सेस कौन सी हो गई? इसका वेट, और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स हो गई? हवा की रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स की अगर इक्वेशन लिखनी है, हाजरा बेटा आप बताएं, रिजल्टेंट फोर्स की क्या इक्वेशन होगी? हाँ जी, आज नेट का थोड़ा सा मसला चल रहा है, पता नहीं क्यों। पिछली क्लास में था या नहीं था? नेट का मसला था पिछली क्लासेस में? चलें, ये मेरे साथ ही हो रहा है। अच्छा देखो, लिखो रिजल्टेंट फोर्स, मेरे साथ ही लिखते जाओ। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? एयर रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन इसमें? बेटा ये इस तरह से होता है कि अगर किसी चीज पे दो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब यूं देखें, अगर कोई चीज एयर में फॉल कर रही है, फर्ज करें एक कॉइन है, वो फॉल कर रहा है किसमें? एयर में। तो उस पे दो फोर्सेस क्या हो गई? मोशन उसका नीचे की तरफ, क्योंकि वो फॉल कर रहे हैं। तो एक तो फोर्स हो गई उसका वेट, वेट होगा नीचे की तरफ। और दूसरी फोर्स क्या हो गई? दूसरी फोर्स हो गई एयर रेजिस्टेंस। और रिजल्टेंट फोर्स होती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब दो फोर्सेस होंगी ना, तो रिजल्टेंट ये नेट फोर्स क्या होगा? उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बनेगा? रिजल्टेंट और नेट फोर्स, रिजल्टेंट और नेट force will be equal to weight is in the direction of motion, air resistance is against the motion। तो क्या आ जाएगा? weight जो मोशन की डायरेक्शन में होगी उसको हमेशा पहले लिखना है, और जो मोशन के अगेंस्ट होगी उसको हमेशा बाद में लिखना है। तो वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। जब भी दो फोर्सेस होंगी, जो मोशन की डायरेक्शन में होगी वो पहले लिखनी है, और जो मोशन के अगेंस्ट होगी वो बाद में लिखनी है। सही हो गया? अच्छा, अब हम आ गए वापस। तो उसने कहा कि इक्वेशन लिखो फॉर द रिजल्टेंट फोर्स, हमने लिख दी, क्या हो जाएगी? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन एयर। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन एयर विद इंक्रीजिंग स्पीड। एयर में फॉल कर रहा है लेकिन स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ती हुई स्पीड है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, आपने स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है वेरिएशन ऑफ इट्स वेट। वेट कम ज्यादा होगा या नहीं होगा? चीज गिर रही है हवा के अंदर, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। बेटा वेट तो कभी चेंज ही नहीं होता। वेट तब चेंज होगा जब ग्रेविटी चेंज होगी, जब आप चांद पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, किसी और प्लेनेट पे जाएंगे। तो अगर कोई चीज हवा में गिर रही है उसका वेट चेंज होगा या कांस्टेंट होगा? तो आप लिखेंगे वेट विल बी, हाँ लिख लो, वेट विल बी कांस्टेंट। वेट ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन वेट क्या है? कांस्टेंट है। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे आ जाए। एयर रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी? एयर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पीड। तो एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, साथ रीजन भी लिखो। एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्पीड। एक और बात, एयर रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगी? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होते होते, बेटा आगे बैठो, आगे बैठो, आगे आ जाओ। अच्छा,
एयर रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगी? एयर रेजिस्टेंस की कोई अपर लिमिट है या अनेवा इंक्रीज होती जाएगी? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होके वेट के इक्वल हो जाएगी। सो एयर रेजिस्टेंस वेट से ज्यादा नहीं होगी। कितना इंक्रीज होगी? इट विल गो ऑन टू इंक्रीज अंटिल इट बिकम्स इक्वल टू द वेट। तो हमने एक बात लिखी कि एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्पीड। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे अनटिल। कब तक इंक्रीज होती रहेगी? अनटिल इट बिकम्स, हाँ, इट बिकम्स इक्वल टू द वेट। इट बिकम्स इक्वल टू द वेट। बेटा कल वाली वो वर्कबुक निकाल लो जो कल आपको दी थी, याद है ना, जिसपे था फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, वो सारा कुछ, वो निकाल लो बेटा। निकाल लिया? अच्छा, अब ये हो गया एयर रेजिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की क्या इक्वेशन थी ये बताओ जरा। रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन थी कि वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। तो बताओ एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी या कम होती जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी। तो इसका चेंज लिखने के लिए पहले इक्वेशन लिख लो। लिखो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। बेटा ये हम कर रहे हैं, कोई चीज हवा में गिर रही है तो उसकी बतानी है कि उसकी रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज वेट, और वेट में से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। तो वेट कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेट तो कांस्टेंट है, वेट mg हो गया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एयर रेजिस्टेंस। अब जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। देखें, वेट तो हो गया कांस्टेंट, वेट ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रही है? एयर रेजिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? कम होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स की वेरिएशन में हम लिखेंगे कि इट विल डैश, इट विल डैश ड्यू टू डैश। ये आपने खुद फिल करना है। इट विल डैश ड्यू टू डैश। उमर क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? रिजल्टेंट फोर्स कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हवा की रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो डिक्रीज इट विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। जैसे जैसे वो चीज तेज होती जाएगी उस पे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा बेटा आप क्वेश्चन 5 से आगे चले जाओ, पिछला भी स्किप कर दो। बात सुनो, पिछला स्किप कर दो, ये साथ आ जाओ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अच्छा नंबर 4, वेरिएशन ऑफ एक्सलेरेशन। क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सलेरेशन डिपेंड्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स? एक्सलेरेशन डिपेंड्स ऑन द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगी, एक्सलेरेशन ज्यादा होगा। रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सलेरेशन कम होगा। अच्छा, अगर एक्सलेरेशन की हम इक्वेशन लिखते हैं राइट साइड पे, तो एक्सलेरेशन की क्या इक्वेशन हमने सीखी हुई है? एक्सलेरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स ओवर मास। अगर मैं ये कहूं कि एक्सलेरेशन सिर्फ तब चेंज होगा जब या तो रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो या फिर मास चेंज हो। जब तक रिजल्टेंट फोर्स या मास में से कोई चीज चेंज नहीं होगी एक्सलेरेशन चेंज नहीं होगा। सही हो गया? अभी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है? डिक्रीज, और मास क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सलेरेशन बढ़ेगा या कम होता जाएगा? एक्सलेरेशन कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? वेरिएशन ऑफ एक्सलेरेशन। तो लिखो एक्सलेरेशन होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड। एक्सलेरेशन विल डैश since acceleration will dash since acceleration has a direct proportion, since acceleration has a direct proportion to dash। ये दो डैश आपने फिल करने, नंगियाल आप फिल करो। एक्सलेरेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। और सिंस के आगे क्या लिखना है? Since acceleration has a direct proportion to the resultant force, to the resultant force। क्योंकि एक्सलेरेशन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स के कम होने से एक्सलेरेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उमर कोई कंफ्यूजन इसमें? बेटा आपको आगे समझ? अच्छा स्पीड का बताओ, स्पीड को क्या होगा? कैन वी से दैट
फोर्थ वाला दोबारा समझा दूं, देखो। नहीं नहीं, स्पीड नहीं। असल में ये होगा कि स्पीड के बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स के कम होने से एक्सलेरेशन भी कम हो जाएगा। दोबारा, जब हम किसी चीज को गिराएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या होगा? जब हम किसी चीज को गिराएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड के बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स के कम होने से एक्सलेरेशन भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर हम वन बाई वन पूछें, when something is dropped in air, what will happen to the speed? The speed will initially increase. The speed will initially increase. When the speed will increase, the air resistance will also increase. When the air resistance will increase, the resultant force will decrease. Due to decrease of resultant force, the acceleration will also decrease. तो आपसे पूछा हुआ है कि बताओ एक्सलेरेशन को क्या होगा, तो आपने कहा एक्सलेरेशन इसलिए कम होगा कि रिजल्टेंट फोर्स भी कम हो रही है। आखिर में पूछा हुआ स्पीड का, स्पीड शुरू में बढ़ेगी लेकिन आखिर में क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। और जो कांस्टेंट स्पीड अचीव होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड। क्या कहते हैं उसको? टर्मिनल स्पीड। तो कहता है कि जब कोई चीज को हवा में गिराते हैं तो आप बताएं कि उसकी स्पीड को क्या होता है। तो क्या लिखेंगे? स्पीड, एक बताएंगे इनिशियली क्या होगा, स्पीड विल इनिशियली डैश, क्या लिखना है? इंक्रीज और डिक्रीज। चीज को हमने हवा में गिरा दिया तो शुरू में स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। स्पीड विल इनिशियली इंक्रीज, इनिशियली स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। और एवेंचुअली क्या होगा? स्पीड इंक्रीज तो करेगी, एवेंचुअली वो इंक्रीज करती रहेगी या आखिर में कांस्टेंट हो जाएगी? स्पीड विल इनिशियली इंक्रीज एट अ डैश रेट। ये आप खुद फिल करो। स्पीड तो इंक्रीज कर रही है, स्पीड के इंक्रीज का रेट कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? स्पीड के रेट को कहते हैं एक्सलेरेशन। स्पीड के रेट को क्या कहते हैं? एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन। स्पीड विल इनिशियली इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये मैं रुक गया, एक बार इस बात को समझ लो। स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट। सही हो गया। स्पीड का रेट एक्सलेरेशन होता है ना, एक्सलेरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखें, स्पीड का जो इंक्रीज होता है ना वो तीन तरह से हो सकता है। मैं ग्राफ बनाता हूं, आप बताएंगे क्या हो रहा है। फर्ज करें ये मैंने लिखा स्पीड और ये मैंने लिखा टाइम। आप बताएं कि इसमें क्या हो रहा है जल्दी से। स्पीड इज कांस्टेंट। अब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की तीन शेप्स बनाता हूं, उनमें आपने बताना है क्या हो रहा है तीनों शेप्स में। फर्ज करें एक ये ग्राफ, फर्ज करें एक ये ग्राफ और फर्ज करें ये एक ये ग्राफ, ठीक है। अब मुझे बताएं जो रेड वाला ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड इंक्रीजिंग एट कौन सा रेट? एट यूनिफॉर्म रेट, एट यूनिफॉर्म रेट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि तीनों ग्राफ्स में स्पीड बढ़ रही है, लेकिन रेड वाले ग्राफ में रेट क्या है? यूनिफॉर्म। जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें स्पीड बढ़ तो रही है लेकिन रेट क्या हो रहा है? क्योंकि स्लोप कम हो रही है ना, उसकी स्लोप जो है। तो हम ये बात कर रहे हैं स्पीड इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, स्पीड इंक्रीजिंग लेकिन स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। और जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी स्पीड बढ़ रही है लेकिन कौन से रेट पे? हाँ, स्पीड इंक्रीजिंग और रेट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो आपने बताना है, थोड़ा सा फोकस करना है। आपने हर ग्राफ में मुझे ये बताना है कि एक्सलेरेशन क्या है, ठीक है, वन बाई वन। इसमें बताओ एक्सलेरेशन क्या है? जीरो। इसमें बताओ एक्सलेरेशन क्या है? कांस्टेंट। इसमें बताओ एक्सलेरेशन क्या है? डिक्रीजिंग। इसमें बताओ एक्सलेरेशन क्या है? अब समझ आ गई बात। तो स्पीड के इंक्रीज के रेट को हम क्या कहते हैं? एक्सलेरेशन। एक चीज और बतानी है, तीनों ग्राफ्स में रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। इस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो। इस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स क्या है? कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स होगी फिर कांस्टेंट एक्सलेरेशन होगा, ये ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है? इस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है? रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग क्योंकि एक्सलेरेशन अब आ गई समझ। और इस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। हमारी जो एग्जांपल है जिसमें हवा में चीज गिर रही है उसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है?
हमारी एग्जांपल में रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग. व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग यू विल गेट दिस ग्राफ. अब समझ आ गई बात. तो स्पीड की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज द रेट इज द एक्सलेरेशन. तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा. ठीक हो गया बेटा, आ गई समझ. हमारी जो एग्जांपल है जिसमें चीज हवा में गिर रही है उसमें एयर रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है. जब रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो एक्सलेरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो स्पीड का जब हम चेंज लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, हम कहेंगे स्पीड विल इनिशियली इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. अब आ गई समझ. अच्छा, अब इसकी अगर हम वजह बताते हैं तो वजह क्या होगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज कर रही है. क्या स्पीड हर वक्त बढ़ती रहेगी या एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी. और कांस्टेंट स्पीड को क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड. स्पीड विल इनिशियली इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड eventually eventually it will become dash when, और इसके कांस्टेंट होने की रीजन भी लिखेंगे ना, when dash will become equal to dash making dash and hence dash जीरो. ब्लैंक्स छोड़ दो, ब्लैंक्स हम मिलके फिल करेंगे. स्पीड की हमने जो सारी बात लिखी है ये ब्लैंक्स छोड़ के सेंटेंस कंप्लीट कर लो. कर लिया कंप्लीट. अच्छा देखो, स्पीड विल इनिशियली इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, यहां तक पहुंच गए. एंड eventually it will become, क्या हो जाएगी, it will become constant, that is called terminal speed, that is called terminal speed. अच्छा, और ये कब कांस्टेंट होगी, जब कोई दो चीजें इक्वल हो जाएंगी. क्या दो चीजें इक्वल हो जाएंगी, हवा की रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. व्हेन एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाएगी उस टाइम पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी जीरो और एक्सलेरेशन भी खत्म. एक्सलेरेशन भी क्या हो जाएगा उस वक्त, खत्म हो जाएगा. व्हेन एयर रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू वेट मेकिंग डैश एंड हेंस डैश जीरो, making the resultant force, making the resultant force and hence acceleration जीरो. अब आप मुझे खुद बताएं, जब एक्सलेरेशन खत्म हो जाएगा फिर स्पीड चेंज होगी. एक्सलेरेशन जब खत्म हो गया तो स्पीड का चेंज भी खत्म. अब एक बार फिर से देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्पीड. शुरू में क्या होगा, शुरू में स्पीड बढ़ेगी, शुरू में स्पीड बढ़ेगी. और स्पीड का रेट क्या होगा, शुरू में स्पीड बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट पे. फिर कुछ टाइम के बाद जब एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाएगी उस टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. और उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड. और जब एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल हो जाएंगे उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो जाएगी और एक्सलेरेशन भी जीरो हो जाएगा. बेटा आगे बात समझ. अच्छा, अब टर्मिनल स्पीड को डिफाइन करना है, शाबाश. टर्मिनल स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. मैं एक सवाल पूछता हूं, टर्मिनल स्पीड सिर्फ हवा में होती है या पानी में भी होती है, पानी में भी होती है. तो हम एयर का वर्ड यूज करें, गैस का वर्ड यूज करें या फ्लूइड का वर्ड यूज करें, फ्लूइड का वर्ड. टर्मिनल स्पीड इज इन फ्लूइड्स. सो कांस्टेंट स्पीड अचीव्ड इन अ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द वेट. जब फ्लूइड की रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाती है. फ्लूइड की रेजिस्टेंस क्या होगी, पानी की रेजिस्टेंस, हवा की रेजिस्टेंस, जिस फ्लूइड में से चीज गुजर रही है. तो फ्लूइड की रेजिस्टेंस जब वेट के इक्वल हो जाएगी उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. तो टर्मिनल स्पीड को हम डिफाइन करते हैं मिलके. टर्मिनल स्पीड होगी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड अचीव्ड, कांस्टेंट स्पीड अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट falling falling in a fluid. बात समझ आ गई. terminal speed is the constant speed achieved by an object that is falling in a fluid. और कब अचीव होती है, when fluid resistance, when fluid, when resistive force in the fluid becomes equal to the, when fluid resistance becomes equal to
the weight of the object, becomes equal to the weight of the object. ये हम क्या कवर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर एंड एयर रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल स्पीड किस में होती है? फ्लूइड्स में। क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड जो एक ऑब्जेक्ट अचीव करता है जब वो फ्लूइड में गिरता है, और ये कब अचीव होती है? जब फ्लूइड की रेजिस्टेंस वेट के क्या हो जाती है? इक्वल। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये हमने किसको डिफाइन कर दिया? टर्मिनल स्पीड को। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में ड्रॉप करेंगे, वाटर में ड्रॉप करेंगे, जब वो फॉल करेगा तो इवेंचुअली वो एक कांस्टेंट स्पीड अचीव करेगा। उस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल स्पीड। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब नीचे आ जाए। अब ये ग्राफ्स हैं, ठीक है? ये ग्राफ्स हमने बनाने हैं। पहले ऊपर पढ़ लो कि क्या कहा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लार्ज हाइट, बहुत बड़ी हाइट से, इतनी हाइट कि टर्मिनल स्पीड अचीव करेगा। अगर हाइट कम हो तो टर्मिनल स्पीड अचीव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। जब लार्ज हाइट होती है फिर टर्मिनल स्पीड अचीव होती है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ लार्ज हाइट एंड अचीव्स टर्मिनल स्पीड। स्केच फॉलोइंग ग्राफ्स फॉर द मोशन। स्केच का मतलब होता है कि रफ ग्राफ बनाओ, शेप ठीक होनी चाहिए। पहला ग्राफ है वेट का। बताओ वेट कम ज्यादा होगा या नहीं होगा? कम ज्यादा नहीं होगा। तो किसी भी टाइम पे वेट विल रिमेन mg। किसी भी टाइम पे वेट क्या रहेगा? mg। इसके ऊपर लिख देंगे रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ आ गई? वेट विल नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल स्टे कांस्टेंट थ्रू आउट। नंबर टू, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस वाले ग्राफ पे mg को एज अ रेफरेंस दिया हुआ है, नजर आ रहा है आपको? देखें जरा, एयर रेजिस्टेंस वाले ग्राफ पे mg को क्या दिया हुआ है? रेफरेंस दिया हुआ है। एंड वी नो दैट कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम पे वेट के इक्वल हो जाएगी। यानी कि आखिर में उसने वेट के इक्वल होकर कांस्टेंट होना है। और एयर रेजिस्टेंस का जो इंक्रीज होता है वो स्पीड की तरह का होता है, डिक्रीजिंग रेट पे। किसकी तरह का होता है? डिक्रीजिंग रेट पे, जिस तरह स्पीड का इंक्रीज होता है। तो एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ आखिर में इसने पहुंचना है यहां पे। ये ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस है। शुरू में एयर रेजिस्टेंस जीरो होगी। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि जब कोई चीज रुकी होती है उस पर एयर रेजिस्टेंस जीरो होती है। सो व्हेन यू ड्रॉप समथिंग द इनिशियल स्पीड इज जीरो। किसी चीज को अगर रोक दो तो एयर रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। स्टिल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताएंगी शुरू में एयर रेजिस्टेंस जीरो क्यों होती है? क्योंकि शुरू में चीज रुकी होती है। शुरू में चीज रुकी होती है। फर्ज करें हम अगर इस फोन को गिराते हैं, शुरू में इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो ना। शुरू में स्पीड जीरो होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगी? जीरो होगी। गिराने नहीं लगा, ठीक है? अच्छा, तो शुरू में स्पीड जीरो तो एयर रेजिस्टेंस भी जीरो। फिर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी डिक्रीजिंग रेट पे, और आखिर में जब वेट के इक्वल होगी फिर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आप इसकी वर्डिंग लिखेंगे तो क्या होगी? एयर रेजिस्टेंस, बेटा सुन लो, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट टू बिकम इक्वल टू द वेट। क्या लिखेंगे? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट टू eventually become equal to the weight। तो ये बात ऊपर लिख भी दो। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन increases at a decreasing rate to eventually become equal to the weight। अच्छा, उसके बाद ग्राफ है रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स आखिर में जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट टर्मिनल स्पीड अचीव करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किस टाइम पे जीरो होगी ये आपने बताना है। आप यूं सोचें, मेरा एक सवाल है आपसे। पॉइंट पी से पहले पहले एयर रेजिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज। पॉइंट पी के बाद बाद क्या हो रहा है? पॉइंट पी के बाद बाद एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो चुकी है और वेट की इक्वल हो चुकी है। फर्ज करें मैं कहता हूं ये पॉइंट पी है। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल, पॉइंट पी के बाद रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? बिकॉज पॉइंट पी के बाद एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल हो चुके हैं। पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट एट विच द एयर रेजिस्टेंस एंड द वेट बिकम इक्वल। सो आफ्टर पॉइंट पी वी हैव नो रिजल्टेंट फोर्स। ये बात बना दो जल्दी से। आफ्टर पॉइंट पी वी हैव नो रिजल्टेंट फोर्स। डन? अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं जो हमेशा याद रखनी है। हवा के अंदर जितने भी ग्राफ हैं सब डिक्रीजिंग रेट पे होते हैं। जैसे एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, सारे ग्राफ्स की स्लोप डिक्रीजिंग होती है। तो मुझे बताएं रिजल्टेंट फोर्स करेगी डिक्रीज। जब डिक्रीज करेगी, बेटा बोर्ड पे देखो, मैं ग्राफ बनाता हूं, आपने बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। बनाना नहीं है अभी। मैं ग्राफ करेक्ट भी बना सकता हूं, इनकरेक्ट भी। आप मुझे बताएं अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, करेक्ट या इनकरेक्ट?
इनकरेक्ट। क्यों? अभी मैंने बताया था इट इज एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो रिजल्टेंट फोर्स विल डिक्रीज बट नॉट एट अ यूनिफॉर्म रेट बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो रिजल्टेंट फोर्स विल डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। अभी मैं बनाऊंगा, मुझे बताना ठीक या गलत, करेक्ट या इनकरेक्ट। अभी भी इनकरेक्ट। तो सही ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग रेट। The resultant force decreases at a decreasing rate to become zero. तो ऊपर लिखेंगे इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, रेट भी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट टू इवेंचुअली बिकम जीरो। ये किसका ग्राफ हो गया? रिजल्टेंट फोर्स का। अब हम आगे एक्सलेरेशन के ग्राफ पे। अगर कोई भी दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, उनका ग्राफ हमेशा सेम होता है। क्या याद रखना है? व्हेन टू थिंग्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दे ऑलवेज हैव अ सिमिलर ग्राफ। अच्छा, मैं सेम नहीं कह रहा, सिमिलर कह रहा हूं। सेम और सिमिलर में क्या फर्क होता है? सिमिलर होता है जिसकी शेप सेम हो, और सेम होता है जिसकी वैल्यू भी सेम हो। सेम और सिमिलर क्या फर्क है? सिमिलर होता है जिसमें सिर्फ क्या सेम होती है? शेप सेम होती है। जिसको हम सेम कहेंगे उसमें वैल्यूज भी सेम होंगी। एक्सलेरेशन और रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होती, लेकिन चेंज का जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है? सेम होता है। एक्सलेरेशन हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द रिजल्टेंट फोर्स। ये बात लिख भी लो। रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगी, एक्सलेरेशन ज्यादा होगा। रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, एक्सलेरेशन कम होगा। रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज करेगी, एक्सलेरेशन इंक्रीज करेगा। रिजल्टेंट फोर्स को जो भी होगा एक्सलेरेशन को वही होगा। तो एक्सलेरेशन का क्या ग्राफ होगा? पॉइंट पी तक सेम एज रिजल्टेंट फोर्स, सेम एज रिजल्टेंट फोर्स। इसके बाद फिर कांस्टेंट। अगला ग्राफ है स्पीड का। क्या सीखा था हमने? स्पीड विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट टू बिकम कांस्टेंट। और जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको कहते क्या है? जल्दी से बताओ। टर्मिनल स्पीड। ये एयर के हमने सारे ग्राफ बना दिए, ये आपने याद भी रखने हैं। टर्मिनल स्पीड। तो स्पीड विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट टू eventually become equal to the टर्मिनल स्पीड। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछता जाऊं एक एक बच्चे से, आप मुझे बताते जाएं। हाजरा बेटा, आपसे स्टार्ट करते हैं। समथिंग इज फॉलिंग इन एयर, व्हाट विल हैपन टू द वेट? कांस्टेंट। बेटा आपसे, व्हाट विल हैपन टू द एयर रेजिस्टेंस? इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। पूरी बात करोगे तो नंबर मिलेगा। एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। व्हाई इज एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्पीड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्पीड। बेटा अगर आपसे पूछें जल्दी जल्दी, व्हाट विल हैपन टू द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स को क्या होगा? जल्दी से बताओ। रिजल्टेंट फोर्स विल डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, ऊपर लिखा हुआ भी है, चालाक हो। एक्सलेरेशन का क्या होगा बेटा? आप बताएं जल्दी से। एक्सलेरेशन डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। और स्पीड का इशार बेटा अगर आप बताएं, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट टू eventually बिकम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब आ जाएं जी ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स का जो क्वेश्चन है वो जीसीएसई के सिलेबस में लाजमी आता है। आईजी के सिलेबस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कभी कभी आ जाता है। समझ आ गई बात? सिलेबस में ये जीसीएसई के, हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहला काम, डिफाइन द फॉलोइंग। थिंकिंग टाइम क्या होता है? थिंकिंग टाइम का लिख लो, मेरे साथ साथ लिखना है। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। क्या होता है बेटा? रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। फर्ज करें अगर उमर गाड़ी चला रहा था और फारूक उसके सामने आ गया, यानी कि मैं। तो अब अगर उमर मुझे एज अ टीचर पसंद करता है तो उसका रिएक्शन टाइम छोटा होगा। अगर पसंद नहीं करता तो रिएक्शन टाइम लंबा भी हो सकता है। ठीक है? तो थिंकिंग टाइम, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, वैसे वो ड्राइवर की स्टेट पे डिपेंड करता है। स्लीपी हो सकता है ड्राइवर, ड्रंक हो सकता है। तो ड्राइवर की जो स्टेट है वो बताएगी कि जो रिएक्शन टाइम है वो कितना होगा। तो रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज कॉल्ड थिंकिंग टाइम। ठीक है? वो अब आपकी किस्मत के ड्राइवर जागा हुआ है या सोया हुआ है। अच्छा, अब आगे आ जाए। नंबर टू, ब्रेकिंग टाइम। ब्रेक लगने से रुकने तक का टाइम, यानी कि जब ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने से रुकने तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग टाइम। तो लिखें टाइम इंटरवल, थोड़ा तेज तेज लिखना है। टाइम इंटरवल फ्रॉम द इंस्टेंट, टाइम इंटरवल फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ
applying brakes to actually stop. To actually stop, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, ब्रेक लगाने से रुकने के इन बिटवीन जो टाइम है वो ब्रेकिंग टाइम है। क्लियर ये बात? थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है? ड्राइवर के रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा? थिंकिंग डिस्टेंस। और उस टाइम में गाड़ी की स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो थिंकिंग डिस्टेंस होगा, लिखें, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द थिंकिंग, distance covered during the thinking or reaction time of the driver। फर्ज करें ड्राइवर ने रोड पे कुछ देखा, अब जितने टाइम में वो रिएक्ट करेगा, जो उसका रिएक्शन टाइम होगा, उसमें जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम क्या कहेंगे? थिंकिंग डिस्टेंस। लिख दिया यहां तक? ठीक। अब आगे आ जाए, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा? ब्रेक लगने से रुकने के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का लिखें, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कवर्ड, यूं लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, बिटवीन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग टू एक्चुअली स्टॉपिंग। तो ब्रेक लगने से रुकने तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर ऐड कर लेंगे तो क्या कहेंगे उसको? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, लिखें, सम ऑफ थिंकिंग, सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। अच्छा, इन सारी टर्म्स को आपने जल्दी जल्दी एक बार समझ लेना है। थिंकिंग टाइम क्या होता है? ड्राइवर का रिएक्शन टाइम। थिंकिंग टाइम क्या होता है? ड्राइवर का रिएक्शन टाइम। ब्रेकिंग टाइम क्या होता है? ब्रेकिंग टाइम होता है जो ब्रेक लगने से रुकने तक टाइम होता है। थिंकिंग डिस्टेंस, ड्राइवर के रिएक्शन टाइम में गाड़ी जितना ट्रेवल करेगी वो क्या होगा? थिंकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने से रुकने के इन बिटवीन गाड़ी जितना ट्रेवल करेगी वो क्या होगा? ब्रेकिंग डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये दोनों का सम होगा। क्लियर ये बात? फर्ज करें मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, सामने कोई बंदा आ गया, अब जो मेरा रिएक्शन टाइम होगा उसको कहेंगे थिंकिंग टाइम। रिएक्शन टाइम को क्या कहेंगे? थिंकिंग टाइम। उसके बाद जब मैं ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लगाने से रुकने तक जो टाइम होगा उसको क्या कहेंगे? ब्रेकिंग टाइम। ठीक है, और थिंकिंग टाइम में जो डिस्टेंस होगा वो थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग टाइम में जो डिस्टेंस होगा वो ब्रेकिंग डिस्टेंस, और जो टोटल डिस्टेंस होगा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस। नहीं करवा रहा आगे, ठीक है, चलो भागो। वो ना मुझे बार बार बैग दिखा रहे कि हो गया टाइम। अच्छा, मुहर्रम की छुट्टियां आई थिंक 9 और 10th मुहर्रम पे, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे। ऑफिस से वैसे कंफर्म कर लेना, उसका मैं होमवर्क आपको दे दूंगा। अभी आपको कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? आ रही है समझ? नहीं, मुश्किल लगने से कुछ नहीं होता, देखें, मुश्किल लगेगा, आप करेंगी तो हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के सेम होते हैं, आप कर लें। देखिए, आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपसे वो भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, 22 के बाद सिलेबस है सेम। जो जीसी वाले हैं उनको भी आईजी वाले क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं हो, प्रैक्टिस होती है ना। क्या चीज, क्या चीज? वो भी करो, वो भी करो, लेकिन पहले मेरे वाली वर्कशीट करो, फिर जो दिल करता है वो करो। ठीक है। तो 4:30 to 5:15।
नहीं, इधर से ऐसे लेता हूँ। आज कोई 9-10 बच्चों ने ली थी, तो आप ठीक। फिर मंडे से फिजिकल, ठीक है। चलो बच्चों, A2 वालों हम क्लास शुरू करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? मेरे ख्याल से हमारे बच्चे ने आज क्लास शायद नहीं ली, मुझे ऐसे लग रहा है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, ये मैं भी कहूँ आज अटेंडेंस कम थी। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ फिर, ठीक है।